अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम पाकिस्तान हिस्ट्री, कल्चर एंड गवर्नमेंट का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, द ब्रिटिश इन इंडिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटेन कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आई थी। जब मुग़लों का दौर चल रहा था उस दौरान तो मुग़लों ने के पास दो प्रपोजल थे। एक फ्रेंच के लोग यहाँ पर आके तिजारत करना चाहते थे और दूसरे ब्रिटिशर्स आना चाहते थे, लेकिन मुग़लों ने किसको परमिशन दे दी थी? ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दी थी। तो उन्होंने अपनी कंपनी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो लोग वहाँ पर लेकर आ गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है ब्रिटिश जो है इंडिया में पहुँचे थे 17वीं सेंचुरी के अंदर। इंग्लिश मर्चेंट्स यानी जो ताजर थे उन्होंने अपनी कंपनी बना ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, ताकि वो ट्रेड कर सकें किसमें? ईस्ट के साथ यानी इंडिया के साथ। और उनका मकसद ये नहीं था कि वो इंडिया को पे कॉन्कर करेंगे यानी उस पर कब्ज़ा हासिल करेंगे। अच्छा, उनका जो दिमाग में उनके क्या चल रहा था कि वो ट्रेडिंग सेटलमेंट्स बनाएंगे, और उन्होंने बना ली थी जिन्हें वो फैक्ट्रीज़ का नाम देते थे। पहली सेटलमेंट यानी पहली ट्रेडिंग सेटलमेंट उन्होंने एक बनाई थी सूरत में 1612 में। फिर दूसरी बनाई थी उन्होंने मद्रास में, चेन्नई में 1640 में। तीसरी उन्होंने बनाई थी मुंबई में, जो कि मुंबई के नाम से भी मशहूर है, 1661 में। और फिर इन्होंने कलकत्ता, जो कि कोलकाता के नाम से मशहूर था, 1690 में। पहले कंपनी जो है वो इंटरेस्टेड थी सिर्फ तिजारत में, और इसका कोई इरादा नहीं था कि वो सियासी कंट्रोल हासिल करेगी। लेकिन जैसे ही मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन का पीरियड शुरू होता है, वो क्यों शुरू होता है? क्योंकि वो लोग मुग़ल जो रूलर्स थे वो मराठास के साथ जंग कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जो डिक्लाइनिंग पीरियड स्टार्ट हो चुका था। और वहाँ पर उनकी क्या थी? लैक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट थी। कोई गवर्नमेंट का बंदा ऐसा सच वहाँ पर बैठा नहीं था। तो इसीलिए कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग थे उनके आपस में बन नहीं रही थी। जो कि वहाँ के मकामी लोग थे वो उनके और कंपनी के दरमियान ज़हनी हम-आहंगी नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स को जो है वो प्रोटेक्शन महसूस नहीं हो रही थी, और वो उसको डर लग रहा था कि फ़्रेंच आके उन पर अटैक ना कर दें, कि वहाँ के लोकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं वो फ़्रेंच को अलाउ नहीं कर दें यहाँ पे इंडिया में आने से। और वो फ्रेंच जो है वो ब्रिटिशर्स के दुश्मन थे। तो हो सकता है कि जो इतने ट्रेडिंग स्पॉट यानी इतनी मेहनत से इन्होंने अपना जो ट्रेडिंग एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाई हैं वो वहाँ पर तबाह हो जाएँ। आखिर में जो है वो लोकल पॉलिटिक्स में उन्हें मदाखलत करनी ही पड़ती है, और इसका ये जो ताकि इनका बिज़नेस जो है वो और ज़्यादा बढ़े, इन्हेंस हो यानी बढ़े। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ना चाहते हुए भी पूरे कंट्री पे रूल करने लगती है। यानी उसका शुरुआत में तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गवर्नमेंट के मामलात में मदाखलत करती रही अपने फ़ायदे के लिए, और इस तरह उसे कंट्रोल मिल गया। तो क्योंकि मुग़ल एम्पायर का भी डिक्लाइनिंग पीरियड चल रहा था। द कंपनी रिक्रूटेड लोकल मैन, कंपनी ने हायर किए थे किसको? वहाँ के मकामी लोगों को, जिन्हें वो सिपाही इसका नाम देते थे। और इन सिपाही को उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट पर लगा दिया था, जहाँ से उनको प्रॉफिट मिलता था। वहाँ पर इनकी निगरानी के लिए इन सिपाहियों को लगाया गया था, जो कि वहाँ के रहने वाले ही थे। अगर मरे तो ये लोग मरे, इसीलिए इन लोगों को ही हिफाजत के लिए इन्होंने वहाँ पर लगाया हुआ था। 18वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मुख्तलिफ़ हिस्सों में इंडिया के, और इसकी वजह से ये हो गया था कि उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने कंपनीज़ को यानी अपनी फैक्ट्रीज़ को बचाने के लिए उन्होंने मुग़लों से परमिशन ले ली थी कि वो अपनी आर्मीज़ बनाएंगे। अब जबकि वो अपनी आर्मीज़ बना रहे थे ताकि उनकी फैक्ट्री जैसे कि उन्होंने सिपाहीज़ बना लिए थे, तो वो जो वहाँ के लोकल प्रिंसेस थे उनकी आर्मी के साथ अपनी आर्मी को मिला रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे, अलाइन कर लेते थे। तो जिसकी वजह से उनकी पावर क्या हो जा रही थी? और ज़्यादा बढ़ रही थी, और ज़्यादा वो पॉलिटिक्स में उनका इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और वहाँ के लोकल प्रिंसेस को शौक़ था कि वो ब्रिटेन के लोगों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ अपना मेल मिलाप कर लें, क्योंकि उनको ये था कि हमारी मिलिट्री फोर्स बढ़ जाएगी, तो उनको फ़ायदा नज़र आता था। तो इसीलिए वो उनके साथ अपना अलाइनमेंट कर लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता जो गवर्नमेंट का टास्क था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और कंपनी को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दी थी। 1850 थग्स जो है उन्होंने क्या किया था? 1850s जैसे ही स्टार्ट होता है तब उन्होंने ऐसी जंगें भी की जिसमें खून रेज़ी बहुत हुई, लोगों को बहुत ज़्यादा कत्ल किया गया। और जिसके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था उनको भी उन्होंने धोखा दिया। जिस लोकल प्रिंस के साथ वो लोग एग्रीमेंट करते थे तो उसको भी धोखा दे देते थे। डिवाइस क्या थे? डिवाइस का मतलब यहाँ पे क्या है? डिवाइस का मतलब है चीट। उन्होंने चीट किया जिनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया था। अच्छा, ब्रिटेन हैड गेन ऑलमोस्ट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इस तरह उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर लिया किस पे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे।
अब यहाँ पे बात हो रही है, नेक्स्ट पेज पे आप आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई वर द ब्रिटिश ईगर टू ट्रेड इन इंडिया। क्यों उन्हें इतना शौक था कि इंडिया में ट्रेडिंग हो? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती थी जैसे कि जिसे जो यूरोपियंस के अमीर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जिनमें स्पाइसेस शामिल थे, यानी जो मसाले वगैरह थे वो साउथर्न इंडिया से जो थे वो उनको बहुत पसंद थे, किनको? यूरोपियंस को। इसके अलावा कॉटन यार्न जो गुजरात से आता था वो, और यार्न और शुगर जो उन्हें मद्रास यानी चेन्नई से मिलता था, और इसके अलावा सिल्क और पोटेशियम वो लोग बंगाल से मंगवाते थे। और जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जब वहाँ भेज रही थी, जब अपनी कंपनियाँ बना ली थी ये प्रोडक्ट्स, जब वो वहाँ बेचती थी तो उसको क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। कॉटन यार्न खास करके वहाँ की बहुत डिमांड थी, उसकी बहुत ज़्यादा इसलिए डिमांड थी क्योंकि वुलन क्लोथ्स जो है वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते कंपेरेटिवली टू कॉटन क्लोथ्स, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इंग्लिश पीपल जो है वो पहनते भी बहुत थे। इस तरह जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होती रही कंपनी की, और बहुत इंप्रेसिव ग्रोथ होती रही। और 1620 में कंपनी ने जो है 40 शिप्स आउट ऑफ डॉक्स, उन्होंने जो जितनी भी शिप्स थी उनमें से 40 शिप्स तो खुद ही अपने पास रख ली थी, उनके पास आ गई थी। अच्छा, ऑन द थेम्स एट लंदन, थेम्स में एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 40 शिप्स अपने अंडर कर ली थी। दे बिकम स्किल, अब क्योंकि इनका इंडिया में जो है पोजीशन स्ट्रांग हो गई थी तो उनको इंडियन रूलर से और इंडियन मर्चेंट से, इंडियन ताजरों से डील करना उन्हें आ गया था। अब वो स्किल हो गया था, एक्सपर्ट हो गए थे इसमें। इन टाइम दिस स्किल एंड देयर नॉलेज ऑफ इंडियन कंडीशंस एंड कल्चर हेल्प द ब्रिटिश टू गेन पॉलिटिकल कंट्रोल। और जब उन्हें उनकी इन लोगों की नफ्सियात समझ में आ गई थी तो अब उन्हें ये इसमें भी आसानी हो रही थी कि उन पर पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल कर सकते थे। हाउएवर मैनी एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, अच्छा जो कंपनी के जो बाहर से जो लोग आते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए आते थे, उनके अपने ही लोग, तो वो लोग जब इंडिया में आते थे तो वो इतने खुश नहीं थे क्योंकि वो लोग बीमार पड़ जाते थे। क्योंकि आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपको पेट जैसी बीमारियाँ होने लगती, जिसमें पेट में मोशन वगैरह हो जाते, तो डेनेस्ट्री जैसी जो इलनेस थी, बीमारी थी, वो वहाँ पे बहुत आम थी उन लोगों के लिए जो कि बाहर से आते थे काम करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब यहाँ पे आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इफेक्ट डिड द ब्रिटिश हैव ऑन द पीपल्स ऑफ इंडिया। क्या असर पड़ा ब्रिटिश के आने से इंडिया के लोगों पे? शुरुआत में तो मुगलों को बहुत कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि भरे आए ब्रिटिश, उन्हें फ़ायदा था, उन्हें लग रहा था उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, उन्हें ट्रेडिंग का मौका मिलेगा, उनको भी और हमें भी, और प्रॉफिट्स भी होगा। यूरोपियंस को भी बहुत अच्छा जो है स्पॉट लग रहा था इंडिया। और शुरुआत में तो ऐसा किसी के दिमाग में था ही नहीं कि जो है यहाँ पर ट्रेड के अलावा भी कुछ और होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश ने कंट्रोल हासिल कर दिया, उसका कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। ज़्यादातर वो लोग लोकल रूलर्स को अपने साथ मिला लेते थे और उनको साथ प्रॉफिट की डीलिंग भी करते थे। नो वन इंक्लूडिंग द ब्रिटिश इन द 17th सेंचुरी एंड अर्ली कोई भी ये सोच नहीं सकता था 17th सेंचुरी में और शुरुआत की 18th सेंचुरी में कि ये लोग जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल हासिल करेंगे और बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लेंगे। इंडियंस अब जो है वो सोचने लगे थे कि आहिस्ता आहिस्ता क्यों इंडियंस लोगों को परेशानी हो रही थी कि क्यों ये लोग इस तरह से हमारी जगहों पर कब्जा कर रहे हैं और हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। अब वो सोचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और अब वो ये सोच रहे थे कि इनके मकासद क्या है, हम पर ये कब्जा क्यों हासिल करना चाहते हैं इंडिया पर। अब यहाँ पर बात हो रही है हाउ डिड रॉबर्ट क्लिव ले द फाउंडेशन फॉर द ब्रिटिश रूल। किस तरह रॉबर्ट क्लिव ने जो बुनियाद रखी ब्रिटिश रूल की। अच्छा, अब ये रॉबर्ट क्लिव है कौन, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। वो आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए एज अ क्लर्क आया था, ठीक है। और ये क्या कहलाता था, किस नाम से मशहूर हुआ था, जो है फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये मशहूर हुआ था कि इसने बुनियाद रखी थी ब्रिटिश रूल की इंडिया में। ये इंडिया के क्लर्क की नौकरी करने के लिए आया था ईस्ट इंडिया कंपनी में और उसको वहाँ काम करने में मज़ा नहीं आया, तो उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की वहाँ पे आर्मी बनी हुई थी उसके साथ उसने ज्वाइन कर लिया। और वो आर्मी उसको क्या टास्क दिया गया था, उस आर्मी को ये टास्क दिया गया था कि फ्रेंच जब भी आएंगे साउथ इंडिया में उनके खिलाफ तुम्हें क्या करनी है, फाइट करनी है, ठीक है। तो वो उस कंपनी के जो आर्मी थी उसको लीड करने लगा। बाद में उसकी पोजीशन इतनी ऊपर चली गई, फिर उसने जो है वो बंगाल के रूलर को भी हराया जब ज़रूरत पड़ी। तो जब जंग हुई तो उसने बंगाल के रूलर को हराया, जिसकी वजह से जो है कंपनी को बंगाल में क्या हासिल हुई, विक्ट्री यानी फतह हासिल हुई। और फिर उसे गवर्नर बना दिया गया बंगाल का। और बाद में वो जब ब्रिटेन जाता है, लॉर्ड क्लिव ऑफ प्लेसी यानी जब ये जंग कर लेता है, लॉर्ड क्लिव एक और जो है जंग होती है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, ब्रिटेन चला जाता है। तो उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब होने लगती है क्योंकि वो ओपियम यानी वो ड्रग्स लेने लगता है, जिसकी वजह से उसको हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। ब्रिटेन में जब वो जाता है तो उसके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाती है उसकी पार्लियामेंट ही, उन्हीं की पार्लियामेंट उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने पुअर गवर्नमेंट चलाई है और तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो करप्शन में मुलविस है। हालांकि उसके ऊपर ऐसे कोई चार्जेस साबित नहीं हुए, वो क्लियर हो गया था, लेकिन फिर भी उसने क्या कर लिया था, सुसाइड कर ली थी 45 की एज में और अपना गला 49 की एज में और अपना गला उसने काट दिया था।
अब यहाँ पे देखिए बात हो रही है, ऊपर आ जाए वापस, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं करी थी, उसको इनकरेज नहीं करी थी रॉबर्ट क्लाइव को, जिसने उनके लिए इतना कुछ किया था, जो उनके लिए पावर भी लेकर आया, क्योंकि उसने हराया था लोगों को, वो मकामी रूलर को, और प्रॉफिट गेन करने में भी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्पफुल रहा था। 1750s में कंपनी ने जो बिगेन टू फोर्टिफाई देयर इंपॉर्टेंट पोस्ट एट कलकत्ता, वो उसने शुरुआत की थी कंपनी ने कि वो फोर्टिफाई करेगी यानी प्रोटेक्ट करेगी अपनी इंपॉर्टेंट पोस्ट को जो कि कलकत्ता में है। और ये इवेंट जो है वो क्या था, दिस वेंट अगेंस्ट एन एग्रीमेंट दैट दे मेड विद द, अच्छा अब ये जो प्रोटेक्शन का जो एग्रीमेंट था, जो कंपनी ने शुरुआत कर दी थी कि अपनी पोस्ट की हिफाजत करेगी, अपनी ट्रेड की जो स्पॉट है उसको हिफाजत करेगी, तो वो उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं था जो उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ किया था। तो सिराजुद्दौला को उन पर गुस्सा आता है कि उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उसको तोड़ दिया। अब सिराजुद्दौला जो है वो क्या करता है, वो गुस्से में आ जाता है और कलकत्ता की तरफ मार्च करते हुए जाता है, और वो कहाँ पहुँचता है, कंपनी के जो किला है विलियम, वहाँ पे पहुँचता है। उस किले का नाम क्या था, कंपनी के विलियम था। अच्छा, जून 1756 को जब बहुत ज़्यादा समर था यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो एक ट्रेजेडी होती है यहाँ पे, ब्लैक होल जो है वो उसको बोला गया है, कैद खाने को बोला गया है। वहाँ पर इसने ब्रिटिश के जो रेजिडेंट्स थे, जो रहायशी थे, उनको लॉकअप में बंद कर दिया था एक छोटे से कमरे में, और जब सुबह वो दरवाज़ा खुलता है तो 64 में से सिर्फ 23 लोग ही बचे हुए होते हैं, यानी बाकी जो है वो दम घुटने की वजह से मर गए होते हैं। इसकी वजह से सिराज के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स को गुस्सा आता है, और वो जो ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस हैं, जो लिखते हैं, हिस्ट्री लिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्जरेट करते हैं इस बात को कि नहीं सिराजुद्दौला ने इतना जुल्म किया। हालांकि दम घुटने की वजह से ये एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से लोगों की मौत वाक़ई हो गई थी। जब जंग होती है पैलेसी में जून 1757 में, तो इंग्लिश आर्मी को कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव ही लीड कर रहा था, और अगेन उसने जो है वो सिराज की आर्मी के अगेंस्ट जो है उन्हें क्या दिलाई थी, फतह दिलाई थी, उन्हें सिराज को हरा दिया था। क्लाइव हैड ब्राइब्ड वन, अच्छा क्लाइव ने किस तरह हराया सिराज को, क्लाइव ने जो है वो होशियारी की, उसने इसका जो मेन फ्रंट मैन था जिसका नाम जाफर था, उसे जो है रिश्वत दी, ठीक है, और उसे कहा कि उसे इसके बदले क्या मिलेगा, नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का। तो वो उसकी बातों में आ गया, और ये ग्रेट फिर इसी तरह जो है उसने सिराज को हरा दिया, उसके मेन फ्रंट के मेन बंदे की मदद से जो है वो सिराज को हराने में वो कामयाब हो गया। ये बड़ी सक्सेस थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जो कि जिसको अब गारंटी मिल चुकी थी, यानी अब उसको किसी चीज़ से भी कोई खतरा नहीं था, वो जिस तरह जैसे चाहे ट्रेड करे और प्रॉफिट जमा करती जा रही थी। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल गुड्स, जो इंपॉर्टेंट गुड्स थी, वो भी वो ब्रिटेन में भेज रही थी, लाइक सॉल्ट, बिटल नट, टोबैको और सॉल्ट फीड, और जो है ये सब जो है वो ब्रिटेन में भेजा जा रहा था। अब इसकी जो है इसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था। क्लाइव और जो है वो कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अमेस्ट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट जमा करना शुरू कर दिया था और उनकी किस्मत खुल चुकी थी। गैदर मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्चून के साथ, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती उनके आगे थी, यानी बहुत ज़्यादा वो लोग फॉर्चुनेट थे, लकी बन चुके थे। द पीपल ऑफ बंगाल रिमेन वेरी पुअर, और जो बंगाल के लोग थे वो स्टिल जो है अभी भी गरीब ही थे। तो 1764 में एक और बंगाल रूलर जिसका नाम मीर कासिम था, वो ब्रिटिशर से दोबारा लड़ाई करता है, प्लंडरिंग हिज किंगडम, क्योंकि उसने जो है इनकी किंगडम पे क्या कर लिया था, प्लंडर कहते हैं रॉब करना यानी कब्ज़ा कर लेना। तो उसने जो ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा हासिल कर लिया था, तो मीर कासिम उनसे लड़ाई करता है 1764 में, लेकिन उसमें बुखार के मकाम पर उसे जो है वो हार का सामना करना पड़ता है, किसको, मीर कासिम को, ठीक है। और ब्रिटिशर्स को यकीनी फतह मिल जाती है, किसकी वजह से, क्लाइव की वजह से, ठीक है। और उसको ईस्टर्न इंडिया पे कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है, किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो कंपनी को जो है वो ऑलिव को रिवॉर्ड देती है और उसको अपॉइंट कर देती है, पहला गवर्नर बनाती है बंगाल का ही, और वो डिमांड करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसको चाहिए होती है। ही डिमांडेड एंड रिसीव्ड ह्यूज पेमेंट फ्रॉम नवाब एंड अदर प्रिंसेस। वो कहता है जो वहाँ के जो आसपास के नवाब हैं और जो प्रिंसेस हैं उनसे बड़े बड़े पेमेंट की डिमांड करता है, पैसे मांगता है अपने लिए और कंपनी के लिए भी, ठीक है। कौन मांगता है, क्लाइव मांगता है। इट वॉज क्लाइव हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लाइव ही था जिसने फाउंडेशन रखी थी, जिसने बुनियाद रखी थी ब्रिटिश रूल की इंडिया में। इन स्पाइट ऑफ हिज पर्सनल वेल्थ एज गवर्नर, हालांकि उसके पास पैसा था एज अ गवर्नर, लेकिन पैसे का उसको मसला नहीं था, लेकिन उसने कोशिश की कि वो करप्शन को रोक दे और जो है अपनी गवर्नमेंट को एक मजबूत गवर्नमेंट बना के रखे। जब वो इंग्लैंड जाता है अपनी अच्छी किस्मत को लेके फख्र करता है कि हाँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, ब्रिटेन वापस जा रहा हूँ, इंग्लैंड वापस जा रहा हूँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है
वो उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देती है और उसको इतना थैंकफुल नहीं कहती है। इंस्टीड सम कंपनी डायरेक्टर्स, और इसकी जगह क्या होता है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे और जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, वो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम जो है करप्शन करते हो और तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो ख़राब है। क्लिव से इंट्रोगेशन होती है, पार्लियामेंट के लोग जो है उनसे पूछताछ करते हैं। वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।